Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. As you all know, that we have done the chapter Structure of Atom, and I have discussed all the topics. Now it's time to do our NCERT exercise. So the very first question is compare the properties of electron, protons, and neutron. आपको इन सब atomic parts की property discuss करनी है. The first one is electron, the second one is proton, and the third one is neutron. सो हम किस किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं यहाँ पे. नाउ द फर्स्ट वन इज चार्ज. ऑब्वियसली आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. सेकेंड पार्ट इज लोकेशन कि वो कहाँ पे मिलते हैं आपको. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस मीन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं. प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन्स पे आपको विद इन द न्यूक्लियस मिलते हैं. नाउ द थर्ड वन इज द वेट. आपको कितना वेट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का. द मास इज टोटली नेग्लिजिबल. बहुत छोटा मास होता है. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सेम मास होता है, दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट. एंड न्यूट्रॉन्स का भी मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट. नाउ नेक्स्ट वन इज एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा. सो अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मीन्स नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा. एंड न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं तो वो अट्रैक्शन शो भी नहीं करते. डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी. फर्स्ट इज कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग विच वॉज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड. आपका जो मॉडल था जे थॉमसन मॉडल वो रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नेक्स्ट उसने अल्फा पार्टिकल्स पास जो गोल्ड फॉल के थ्रू कर रहे थे वो डेविएट क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो एंड वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिखा पाया कि जो वो कह रहा है उसने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है उसके अंदर एम्बेडेड है वो उस इमेजिनेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. क्लियर. सो दिस वॉज द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ऑब्वियसली अगर एटम रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो अंदर आके गिर जाना चाहिए था कि बहुत हाई स्पीड से था. बट उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व होता रहेगा तो वो उसका स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं कर पाया था. फाइन. नेक्स्ट इज जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपको पता है वो एनर्जी रेडिएट करते हैं. एंड अगर एनर्जी रेडिएट कर तो साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज भी कर रहा है तो न्यूक्लियस में आगे गिरना चाहिए था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नेक्स्ट अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल माने तो उसके अकॉर्डिंग एटम हाईली स्टेबल होना चाहिए बट एक्चुअल में एटम कहता हाईली अनस्टेबल था क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व है उसके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था क्योंकि वो एनर्जी लूज़ करे तो कहाँ जाएगा उस स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. हैंस एटम मस्ट बी हाईली अनस्टेबल. मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ओन फॉर्म in the known form which clearly is an assumption as atoms are highly stable. Okay, now the next question says describe Bohr model. आपको Bohr model explain करना है. now Bohr model क्या कहता था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे उनके पास एक फिक्स्ड ऑर्बिट थी एंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ऑर्बिट्स. जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में होंगे कभी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे बट अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं देन दे विल रेडिएट द एनर्जी. द डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज एंड उसने ऑर्बिट्स के नाम क्या दिए थे KLMN एंड जो नंबर्स थे उनको डिनोट करेंगे दैट इज योर N. शेल कौन सी है. ओके, now compare all the proposed models of an atom given in this chapter. बेसिकली हमारे पास तीन मॉडल्स पढ़े हमने थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल. सो वी विल डिस्कस दैट और कंपेयर दैट मॉडल्स. द फर्स्ट वन इज थॉमसन जिसमें स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. नाउ रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता था न्यूक्लियस सेंटर पे है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो उस पूरे इंटायर मास को होल्ड करके रख रही है बट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड वो एक वेल डिफाइंड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. बोर मॉडल क्या कहते हैं न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. सेकेंडली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बट वो कभी भी एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करते. फाइन. द थर्ड पॉइंट इज कि थॉमसन का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ इन कंपैरिजन विद द न्यूक्लियस द साइज ऑफ द एटम इज वेरी लार्ज. The third point, fourth point is the net charge of the atom is zero, Thomson के अकॉर्डिंग.
रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन विद द न्यूक्लियस द साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी लार्ज, एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। एंड बोर ने क्या सजेस्ट किया था आपके पास कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स बने हुए जिनको हमने KLM इन शेल बताया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको समराइज करने क्या क्या रूल्स पढ़े थे हमने। तो फर्स्ट वन इज़ कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम 2n² के फॉर्मूले से देते हैं, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर के शेल में 2n² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 आएंगे, L शेल में 2n² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8 आएगा, M शेल में 2n² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 18 आएगा, N शेल में 2n² का फॉर्मूला करेंगे तो 32 आएगा। एज दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड इन अवर लाइफ क्लास प्रॉपरली। नाउ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी अकोमोडेटेड विद, ये भी बताया था आपको कि लास्ट जो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकन इन अनलेस इन द इनर शेल। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो सबसे लास्ट वाली शेल में से निकालेंगे, ना कि सबसे पहले वाली शेल में से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकन इन अनलेस इन द इनर शेल आर फिल्ड विच आर फिल्ड स्टेप वाइज, हेंस द हाईएस्ट एलिमेंट्स हैज़ k इक्वल्स टू 2। एंड आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, दैट इज k इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8, M इक्वल्स टू 8 अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Okay, now the next question is define valency by taking examples of silicon and oxygen। आपको वैलेंसी बतानी क्या होता है, एग्जाम्पल लेना आपको सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। हमने आपको बताया था वैलेंसी क्या होती है, आउटरमोस्ट शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे -8 से माइनस कर दो, बिकॉज वो आपका ऑक्टेट रूल होता है। फाइन, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एटॉमिक नंबर है, आपके पास एटम है सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे देन वी विल हैव k इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8 एंड M इक्वल्स टू 4। फाइन, अब लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 4, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, ना तो वो गेन करता ना वो लूज़ करता। फाइन, तो अल्टीमेटली क्या होता है वो अपनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है वहाँ पे, देन इट विल बिकम प्लस और -4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी प्लस एंड -4 दोनों में से कुछ भी हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्कस करनी थी, एटॉमिक नंबर 8 है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की KLMN के अकॉर्डिंग k इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 6। आउटरमोस्ट शेल इज योर L में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो 8 में से 6 गए 2। सो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना ज़्यादा ईजी एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा ईजी एज़ कम्पेयर टू 6 लूज़ करना, सो इट विल बिकम -2, द वैलेंसी विल बिकम -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बताता है एटॉमिक नंबर आपका वही होता है जो आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड इट इज़ गिवन बाय Z। Sorry, for example hydrogen has 1 proton, so it has an atomic number as 1। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर कहते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस ऑफ एटम के पास, दैट इज नोन एज मास नंबर। लाइक कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर आपका 40 होता है, क्यों 20 + 20 इज 40। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोप, जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक, मीन्स बेसिकली जिसके पास सेम नंबर जो सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं, दैट इज आइसोटोप। Okay, the atoms which have the same number of protons but different number of neutrons, which are known as isotopes. Hence the mass number varies. Example आपका कार्बन 12 एंड कार्बन 14। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बट मास नंबर वेरी करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोबार्स जिसके पास मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, so isobars are the atoms which have the same mass number but different in atomic number, like calcium 40 and argon 40। मास नंबर सेम है बट एलिमेंट्स अलग अलग हैं। एंड आपके पास नेक्स्ट क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 20 एंड 18 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप के 2 यूजेस बताने हैं। फर्स्ट इज आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं हम, जो गोइटर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। द सेकेंड वन इज़ आप कैंसर के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप यूरेनियम का आइसोटोप यूज़ करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स।
सोडियम के पास कम्प्लीटली के और एल शेल्स फिल्ड हैं, एक्सप्लेन क्यों। सोडियम प्लस एंड पोटाशियम सिंगल है, उनके पास अपने कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वाई, आपको पता है प्लस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11, तो Na प्लस मीन्स अगर हम 11 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं K इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8, M इक्वल्स टू 1, प्लस सिंगल प्लस है दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लूज कर दिया, तो M शेल खत्म हो गई। M शेल खत्म हुई तो अल्टीमेटली क्या बचा, K2 and L8, फाइन, so that's why it is completely stable. Same is the case with potassium, K2L8, यही बचेगा आपका। सो अल्टीमेटली ये भी यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ब्रोमीन एटम, अगर आपका ब्रोमीन एटम है वो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स दैट इज ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81, इनकी परसेंटेज करके कितना परसेंटेज में अवेलेबल है। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कुछ नहीं करना होता क्लास एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला दैट आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में 100 प्लस सेम फॉर द सेकेंड वन। आपने एवरेज आपने परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 81 लिया एंड मास, और मास कितना है 81, डिवाइड बाय 100 आप इन दोनों को प्लस करेंगे देन यू विल गेट द आंसर एज 80.006 U, फाइन। Next question says the average atomic mass of a sample of an element X is 16.2. Average atomic mass आपको sample का X 16.2 है। Now परसेंटेज निकालने को कितनी होगी X 16 की और X 18 की। फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने, दैट इज़ बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया था, दो चीज़ें, एटॉमिक मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था, दैट विल गिव अस अ एवरेज एटॉमिक मास। सो अगर हमने एक का एटॉमिक मास परसेंटेज ए मान तो सेकेंड वाले की परसेंटेज कितनी होगी 100 माइनस ए, देन वी पुट द वैल्यू 16A अपॉन में 100 प्लस 18 100 माइनस ए अपॉन में 100, सॉल्व किया देन वी विल गेट ए एज 90%। सो आइसोटॉप X 16 की कितनी होगी 90% एंड आइसोटॉप 18 की कितनी होगी 10%, क्लियर, क्योंकि 100 माइनस ए था वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगर Z की वैल्यू 3 है तो क्या होगी वैलेंसी एक एलिमेंट की, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अगर Z 3 है तो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 3 हो गया, एंड एटॉमिक नंबर 3 हुआ दैट मीन्स किसका होता है लिथियम का। अब उसने बोला है वैलेंसी भी निकालनी है आपको। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे दैन यू विल गेट K इक्वल्स टू 2 एंड L इक्वल्स टू 1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, सो इट विल बिकम L की वैलेंसी कितनी होगी +1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज composition of the nuclei of 2 atomic species X and Y are given। आपको कंपोजिशन दे रखी है, प्रोटॉन्स 6 हैं X के पास भी और Y के पास भी, बट न्यूट्रॉन 6 और 8 हैं। सो आपको दोनों के मास नंबर्स निकालने हैं। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ यू एड अप एंड यू विल गेट फॉर X इज 12 एंड फॉर प्रोटॉन्स फॉर Y इक्वल्स टू 14। दैट मीन्स सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर्स हैं, तो वो क्या हो गए आइसोटोप्स हो गए। They have the same element as the atomic number but different mass number, so they are known as isotopes. Now the next question is कि आपको true false बताना है। The first part is J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons। क्या थॉमसन ने कहा था कि वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियंस होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स होते हैं? नहीं, फॉल्स। उसने तो इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की बात की थी। नेक्स्ट, a neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करेंगे तो ही न्यूट्रॉन बनेगा, नहीं, ये भी गलत है आपका। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 टाइम्स ऑफ अ प्रोटोन। यस, ये ट्रू है, बिकॉज वहाँ पे मास आपका -19 होता था, यहाँ पे +19 हो जाता है। नेक्स्ट इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में हेल्प करता है? नहीं, वो एज अ मेडिसिन की तरह वर्क करता है जो क्वाइटर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। फर्स्ट वन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसके लिए डिस्कवर किया था उसने, क्या डिस्कवरी की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप की क्या प्रॉपर्टी थी? जिसके सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर मास नंबर डिफरेंट है तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन। नाउ सी, क्लोरीन आयन बोला, आयन मीन्स जो इसके पास कोई चार्ज अवेलेबल है,
ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लास 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 287 आएगा। 7 इज द आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो 7 है। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आपको लास्ट वाली शेल में 8 होने चाहिए, बट एक की कमी है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके पास वैलेंसी कितनी होगी, 8 की होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर सोडियम। सोडियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज 11। नाउ 11 में KLM, K is 2, L is 8 and M is 1, तो 281 is the correct answer. Okay, next आपको टेबल कंप्लीट करनी है। नाउ अब आपको टेबल कंप्लीट करनी थी। एटॉमिक नंबर दे रखा था, मास नंबर चाहिए आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज। नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। द फर्स्ट वन सेज दैट एटॉमिक नंबर इज़ 9, मास नंबर यू डोंट नो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 10। अब आपको पता है जब अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9। नाउ सी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको 10 दे रखे हैं, मास नंबर आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करते हैं वी विल गेट मास नंबर। तो 10 + 9 इज 19, सो मास नंबर विल बिकम 19। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एंड एटॉमिक स्पीशीज। किसका एटॉमिक नंबर 9 होता है? दैट इज योर फ्लोरीन। फाइन, दैट इज योर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज अवर एटॉमिक स्पीशीज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 9। So in this way you will fill the table by yourself. This is your homework from this chapter. Okay, that's all for today and thank you and have a nice day. If you have any doubt you can contact me. Thank you.